गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह हो चुकी है और इस बार मैं अपना ब्लॉग डालने में जरा सा लेट हूँ। दो दिन में लेट हूँ, तो चलता है, कभी कभी चलता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो 2 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अपना एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोगों के इतने सारे सवाल हैं, मैं उनके सवालों के जवाब दे दूँ, जो कि बहुत जरूरी है। मैं इसे थोड़ा बंद कर दूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो आप लोगों ने मुझसे इतने सारे सवाल कर रखे हैं कि उसका जवाब देना मुझे बहुत जरूरी था। तो आप लोग पूछ रहे हो, जाहिर सी बात है, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो मुझे नया देख रहे हैं, वो मेरे बारे में जानना ही चाहते होंगे कि ये कौन है, कहाँ से आई है। हालांकि मैंने अपने बारे में अपने फर्स्ट ब्लॉग में सब कुछ बता दिया है, कि अपना सारा इंट्रोडक्शन दे रखा है मैंने। पर स्टार्टिंग में बहुत कम लोग होते हैं ना जो साथ में जुड़े हुए होते हैं, 10, 12, 15 ऐसे ही। पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने बारे में थोड़ी सी बातें शेयर करूं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहती हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और आपके हस्बैंड का नाम क्या है, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है। मतलब बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं सारे सवाल के जवाब अगर एक साथ देने बैठ गई तो हो गया काम, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। मैं बहुत बात करती हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ मैं, और इतने सारे सवाल का जवाब दूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने बारे में बताऊं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं सोच तो रही थी कि अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में पहले बता दूं कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, मैं क्या करना चाहती थी और क्या कर रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं, पहले मैं अपनी शादी के बारे में बताऊंगी कि मैं रहने वाली रांची की, मेरे हस्बैंड रहने वाले बिहार के। तो हमारी शादी कैसे हुई, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, इस बारे में कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। जो लोग मुझे जानते नहीं है ना, वो लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है हम दोनों को देख करके कि ये लोग लव मैरिज वाले हैं, क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ जैसे रहते नहीं है, जस्ट एकदम फ्रेंड जैसे रहते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि ये लोग लव मैरिज वाले हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी शादी आप कह सकते हो कि 80% अरेंज मैरिज है और 20% लव मैरिज है। अरेंज मैरिज इसलिए और लव मैरिज इसलिए, 20% लव मैरिज इसलिए बोलूंगी क्योंकि हमारी शादी तो हमारे पेरेंट्स ने ही तय करी थी, पर हमारी शादी हुई है हमारी मर्जी से। तो जैसे नॉर्मल अरेंज मैरिज होते हैं, वैसे ही जब मेरी उम्र हो गई थी शादी की, तो मेरे पापा लोगों को बोले कि भाई कोई अच्छा लड़का होगा तो बताना। तो मेरा जो गांव है वो यही है, बिहार में ही है पापा का घर। तो यहाँ पापा के भाई के जो बेटे हैं, उन लोगों से पापा ने कहा था, तो उन लोगों को वही लोगों बताए थे इनकी फैमिली के बारे में कि हाँ यहाँ एक लड़का है, आप आइए देखिए, पसंद आए तो कीजिए। उस वक्त पर मेरे हस्बैंड ना वेस्ट बंगाल में जॉब करते थे, और मेरे मायके की पूरी फैमिली जो है, मैं जल्दी बोल रही हूँ ताकि मैं ज्यादा बातें बता सकूँ कम टाइम में, तो माइंड मत करना प्लीज। तो मेरे मायके की पूरी फैमिली जॉब करने वाली है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जॉब करने वाली फैमिली को अगर शादी भी करनी होती है अपनी बेटियों की, तो जॉब करने वाला ही लड़का पसंद होता है, क्योंकि बिजनेस पर उन्हें भरोसा नहीं होता। बिजनेस में क्या होता है ना कि आज बाढ़ है तो अगले दिन सुखाड़ भी हो सकता है, मतलब आज पैसा है तो अगले दिन आपके पास पैसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन जॉब में ऐसा होता है कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो आपको हर महीने 50,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तय है। तो मेरे पापा को, मम्मी को ना बिजनेसमैन फैमिली पसंद नहीं थी, लेकिन इनकी फैमिली सारी पूरी की पूरी फैमिली बिजनेस वाली, सिर्फ यही एक जॉब करते थे। तो इसलिए मेरे पापा ने शादी तय कर दिया, क्योंकि ये जॉब करते थे। अगर ये भी बिजनेस में होते तो मेरी शादी इनसे नहीं होती। तो पापा आए, देखे, सब कुछ पसंद आया इनको। फिर मेरे घर, फिर वापस घर गए और मम्मी से, सबसे, भैया से, भाभी से, सबसे सलाह लिए और मुझसे भी पूछा गया। तो
मैंने भी कहा कि चलो सबको पसंद है तो मुझे भी पसंद ही है, पर मैं बिहार में शादी नहीं करना चाहती थी उस वक्त पर। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी बिहार में हो। मैं चाहती थी कि मैं रांची में जन्म ली हूँ, मैं रांची में ही मरूं। मुझे इतना रांची से लगाव था भी और है भी, अभी भी बहुत है। तो लेकिन मेरी मम्मी बोली कि आजकल कौन गांव में अपनी फैमिली रखता है, लड़का तो बंगाल में रहता है, वेस्ट बंगाल में रहता है, तो वो तो तुम्हें अपने साथ रखेगा, तो तुमको बिहार में रहना कहाँ पड़ेगा। ऐसे करके मम्मी ने मुझे पटा लिया। बोली चलो ठीक है। तो हमारी शादी तय हो गई और उसके बाद इनकी फैमिली मुझे देखना चाहती थी कि भाई लड़की तो देखने आते ही है सब, तो लड़की देखना चाहते थे। तो सासाराम यहाँ एक जगह है, वहाँ एक होटल में इन लोगों ने कहा कि आप लोग आओ, हम भी आएंगे और वहीं देख लेते हैं। और मेरे हस्बैंड भी उस वक्त पर छुट्टी आए हुए थे, तो लोगों ने कहा कि ये भी मेरे हस्बैंड को कि हम लोग सब लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लेंगे। लेकिन मेरे पति देव ने कहा कि मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा। मैं तो आ गई थी, मुझे तो दिखाना ही था। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा तो सासाराम आ गए थे। मेरी बुआ की बेटी रहती है सासाराम में, नहीं सासाराम में, तो उनके यहाँ हम लोग एक दिन पहले आ गए थे। और ये लोग जिस दिन देखना था मुझे उस दिन गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं गए। वो इनका कहना था कि कैसी भी लड़की होगी मुझे चलेगा, तो आप लोग जैसा चाहो वैसा करना। तो ठीक है, इनकी फैमिली मुझे देखने गई और मुझे पसंद कर ली। और उसके बाद उसके अगले दिन मेरे मम्मी पापा आए थे इनको देखने के लिए विक्रमगंज में। तो इनकी फैमिली में क्या है ना कि सारे लोग गोरे गोरे हैं, सबके सब गोरे हैं। इनके अंकल, पापा तो है नहीं, इनके अंकल, भैया, छोटे भाई सब गोरे, मम्मी इतनी गोरी, दादी माँ हैं वो इतनी गोरी हैं। सिर्फ एक मेरे हस्बैंड का कलर जो है वो डाउन है। तो मम्मी ने पहले सबको देख रखा था, मुझे देखने गए थे लोग तो ये सब गोरे गोरे हैं, इतने खूबसूरत हैं। तो मम्मी ने अपने दिमाग में एक छवि बना लिया था कि लड़का भी एकदम गोरा चिट्टा खूबसूरत होगा। तो जब मम्मी देखने आई और इनको देखी तो मम्मी उदास हो गई। बोली कि अरे जाओ, एक होता है ना कि आप मन में कुछ और सोचो, देख रहे कुछ और मिले। तो इनका कलर डाउन है। तो फिर मम्मी फिर देखी, उस समय तो कुछ नहीं बोली, पर वापस सासाराम बुआ की बेटी के यहाँ जहाँ हम लोग थे वहाँ गई तो बोली कि यार सारे लोग तो ठीक है, गोरे गोरे इतने सुंदर, पर लड़का का कलर डाउन है। तो बुआ की बेटी ने समझाया, कहा कि मामी आप पागल हो, सारी फैमिली गोरी है और लड़का का रंग डाउन है तो आप शादी नहीं करोगे। एक कहावत है ना हमारे यहाँ, समर्थ के ना दोष गोसाई। तो जो समर्थवान है ना उसमें कोई दोष नहीं होता है, वो ठीक है। रंग डाउन होने की वजह से शादी कैंसिल नहीं होते हैं, लड़का बहुत अच्छा है, अब शादी करो। तो मम्मी को पसंद आ गया, चलो ठीक है, सामला ही तो क्या हो गया। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के कलर से, या फिर ठीक ठाक होना चाहिए, अंधा लूला लंगड़ा नहीं है, लड़का है, चलो कलर से क्या फर्क पड़ता है यार। खूबसूरती तो आज है, कल सबको बुढ़ा होना है, कल सबकी खूबसूरती जाने वाली है, तो उतना कोई फर्क, बस स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तो बस अरेंज हमारी शादी तय हो गई। अब ये लव में कैसे बदल गई। तो जब मेरी मम्मी देखने के लिए आई थी तो इन्होंने, हमारी शादी तो पहले ही तय हो गई थी जब देखने गए थे ये लोग, तो शादी तो तय थी। तब इन्होंने मेरी मम्मी को अपने छोटे भाई के हाथ से एक फोन दिलवाया था कि शोभा को मेरे तरफ से गिफ्ट दे दीजिएगा। फोन देने का मतलब है कि फोन तो करेगा लड़का लड़की को। उसके बाद इन्होंने मुझे फोन दिया था, तो मम्मी ले जाकर के मुझे दी कि लड़के ने फोन दिया है तुम्हारे लिए, यानी कि इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो लड़का बात करने के लिए तुम्हें फोन दिया है। चलो ठीक है। हम लोग फिर अगले दिन रांची वापस चले गए और इनको 2-3 दिन के बाद वापस बंगाल जाना था। तो 3 दिनों तक तो फोन नहीं आया, चौथे दिन फोन आया और उसके बाद चौथे दिन फोन किए और क्या बताऊं, इतने सारे हमारे उस बात को मैं शेयर करूं भी या नहीं करूं, ये भगवान, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मेरा। मैं चलो शॉर्ट में बता देती हूँ। जब ये मुझे पहली बार फोन किए थे ना,
उसी दिन इन्होंने मुझसे इतना इतना गंदा वर्ड बोला था, तुम्हारे जैसे को तो मैं अच्छे से सुधार दूंगा, ऐसे इन्होंने बोला था। मुझे आज भी याद है, इतने साल हो गए हैं। किस बात पर बोला था, जब ये फोन किए थे, उस जो फोन मुझे दिए थे, और जब फोन किए तो मैं घर में नहीं थी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी। फोन कैरी करने की मेरी आदत थी नहीं, और जो इन्होंने फोन दिया था उस पर 3 दिन से कोई फोन आया नहीं था, तो मुझे क्या पता था कि फोन आने वाला है। तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी और इन्होंने फोन किया तो मैं थी नहीं, तो मेरी भाभी फोन रिसीव की, और रिसीव करने के बाद उन्होंने पूछा कि मैं शोभा से बात कर सकता हूँ। तो भाभी बोली कि शोभा जी अभी घर में नहीं है। तो बोले कब आएगी, तो भाई बोले कि आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो थोड़ी देर का मतलब कि 1 मिनट के बाद फिर से फोन किए, एक भाई बोली कि अभी भी नहीं है, फिर से 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद किए, फिर भी नहीं थी। तो इनके माइंड में ये था ना कि शायद रांची की लड़की है, फॉरवर्ड लड़की होगी, उस पर जबरदस्ती मेरे से शादी करने का दबाव डाला गया है, इसलिए वो मतलब फैमिली के प्रेशर में शादी कर रही है, शादी करना चाहती नहीं है, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है। तो फिर कुछ देर के बाद मम्मी मुझे बुलाने गई और बोली कि चलो कमलेश का फोन आ रहा है। तो फिर मैं आई, उसके बाद इनका फोन आया 5वीं बार, 10 मिनट के अंदर 5वीं बार फोन किया इन्होंने, और पूछा मुझसे कि आप शोभा बोल रही हो। मैं बोली हाँ। तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं एकदम डायरेक्ट, आप मेरे से शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो। यार एकदम मैं तो शन हो गई। पहली बार कोई लड़का फोन किया मुझे और मुझसे इस तरह के सवाल कर रहा है। फर्स्ट लाइन इसका यही था, करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। मैं बोली कि मम्मी पापा शादी तय किए हैं तो करना ही है, तो फिर ये क्या है, कब से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। मैंने इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं गई हुई थी। तो कहाँ गई थी, मैं इतना नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, मैं कहीं गई थी। तो इन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे जैसे को तो मैं अच्छे से सुधार दूंगा, तुम प्रेशर में शादी कर रही हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप से कुछ बहुत ज्यादा दिन हो गए, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो इनका ये जो लाइन था ना, तुम्हारे जैसे को तो मैं अच्छे से सुधार दूंगा, ये मुझे एक चैलेंज जैसा लगा। मैं भी तो उस टाइम पे माँ बाप के घर में सारी लड़कियों का मन बढ़ा हुआ रहता है तो मेरा भी मन बढ़ा हुआ ही था। देखिए अरे मुझे चैलेंज दे रहा है कोई अनजान लड़का कि तुम्हारे जैसे को मैं सुधार दूंगा, चलो देखते हैं कि कौन किसे सुधारता है। मैं इतनी बचकानी मेरी हरकत ना कि मैं शादी ब्याह को भी चैलेंज के रूप में ले रही थी कि चलो मुझे चैलेंज कर रहा है, देखते हैं कि दोनों में कौन किसको सुधारता है। अब ये शादी मैं करके रहूंगी, देखते हैं कि तुम मुझे सुधारते हो, मैं तुम्हें सुधारती हूँ। तो इस तरीके से फिर मेरी ये हमारी पहली बात थी जिसमें हमारा ये नोकझोंक हुआ। उसके बाद दूसरे दिन कोई फोन नहीं आया, तीसरे दिन फिर फोन आया, फिर किस बात पर बहस हो गया, याद नहीं है मुझे, पर बहस हो गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मैं बोली ठीक है मत करो। फिर ये अपने भैया को फोन किए, भैया मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी, बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीजी कर रही है, बात नहीं करती है अच्छे से। तो इनके भैया फिर मुझे फोन किए कि ऐसा मत करो, तुम लोग क्या बच्चों के जैसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। बहुत समझाया मुझे, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। और इनको भी डांट पड़ी तो जब डांट पड़ी तब फिर शाम को फोन किए और अच्छे से बातें स्टार्ट हो गई हमारी डांट पड़ने के बाद। तो फिर हमारी शादी तय होने के करीब 1 साल के बाद हमारी शादी हुई थी। और 1 साल तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोन से बात किए थे, मतलब डेली 4 घंटे 5 घंटे ऐसे हमारी बातें होती थी डेली। तो ऐसा हुआ ना कि जब शादी करके 8 महीने बीत गए, 8-9 महीने बीत गए, तो होता है कि कोई शादी करवाने वाला होता है तो कोई शादी को काटने वाला भी होता है हमारे तरफ। तो ऐसा कुछ इनकी फैमिली के बारे में किसी ने हमारी फैमिली से आकर के कहा था। अब क्या कहा था वो तो मैं शेयर नहीं करूंगी, कुछ कहा था जिसकी वजह से मेरे पापा मम्मी भड़क गए थे और वो शादी कैंसिल करने वाले थे। उनका ये कहना था कि नहीं, हम लोग शायद गलत घर में शादी कर रहे हैं, हम लोग फंस रहे हैं शादी करके, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलो शादी कैंसिल करते हैं।
तो बस मेरे दिमाग में ये था कि अरे जिससे मैं 8 महीने 9 महीने से बातें कर रही हूँ और अब अचानक हमारी शादी नहीं होगी। मैं तो बिल्कुल डर गई मैं बिल्कुल डर गई थी। जिस लड़के से मैं इतना लड़ती थी झगड़ती थी, 8 महीने में भी बहुत बार हमारी लड़ाई झगड़े हमारे से बहुत हुए थे हमने, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अरे जा, अब मैं ये आवाज़ फिर कभी नहीं सुन पाऊंगी। मुझे हम दोनों को कभी फील ही नहीं हुआ ना, इतने हम लोग फोन पर क्लोज आ गए थे कि फील ही नहीं होता था कि हम लोग एक दूसरे को देखे नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है। मतलब सब कुछ जान गए थे फोन पर, इनकी फैमिली के बारे में, कमलेश के बारे में सब कुछ जानती थी मैं, उनकी अच्छाई बुराई, फैमिली में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, सब कुछ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे अब मैं ये आवाज़ नहीं सुन पाऊंगी। तो फिर मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी फ़ोन ला करके तो तुम ही मुझे दी थी कि ये कमलेश ने दिया है तुम्हारे लिए, तुम ही बात करने के लिए बोली थी। अब मैं 8-9 महीने जिस लड़के से बात कर रही हूँ, एज अ कपल हम लोग बात करते हैं, कोई भाई बहन वाली बात तो करते नहीं है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना एज अ कपल बात करते हैं हम लोग, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके रखा है हमने। अब तुम बोल रही हो कि अब इससे शादी नहीं करेंगे, अब कहीं और ढूंढेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अब मैं जब शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। तो शादी भले ही इस तरीके से, मेरी शादी भले ही तय हुई थी मेरे मम्मी पापा की मर्जी से, पर ये शादी हुई थी हमारी मर्जी से। तो 20% कह सकते हैं कि हमारी शादी जो है वो लव मैरिज है और 80% अरेंज मैरिज है। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत 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 बातें हैं मुझे करने के लिए, पर मैं क्या बोलूँ, बहुत लंबा टाइम खींच जाएगा। बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा ये नोक झोंक हुआ, फिर भी हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे फ़ोन पर ही, और हमने तय किया था कि अब हमें शादी करनी ही है, चाहे परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, हम शादी करेंगे। तो इसमें लव मैरिज भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। तो बस ये थी मेरी स्टोरी, और इस तरीके से मेरी शादी हुई। तो मैंने ये छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश की हूँ, अपने बारे में, अपनी शादी के बारे में बताया है कि मेरी शादी कैसे हुई। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, इतना लंबा गैप नहीं करूंगी, बहुत जल्द मिलूंगी तब तक के लिए बाय।